स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। न्यूज के एक्सरे में आप सबसे पहले बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की दहशत की। आपको याद होगा कैसे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मामूली गुंडा बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया था। अब सांसद अपने बयान से पलट गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सांसद अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि सलमान खान को एक बार फिर से किसने जान से मारने की धमकी दी है। दर्शकों, लॉरेंस बिश्नोई यूं ही गैंगस्टर नहीं कहलाता है, यूं ही उसे साबरमती की पुरानी जेल में सबसे अलग नहीं रखा गया है। उस जगह जहां जेल के 10 कमरों में 9 कमरे पूरी तरह खाली हैं और 10वां कमरा 10वें कमरे में लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह अकेले रह रहा है। ये लॉरेंस का खौफ है, लॉरेंस की दहशत का नतीजा है जो उसे इस तरह से रखा गया है। कुछ लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर आजकल अपना निजी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस के नाम से खुद को जोड़कर अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव उनकी जान खतरे में होने का दावा कर रहे हैं, वो भी किसी निजी स्वार्थ का हिस्सा हो सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इस पर आज एक्सरे होगा, बताएंगे आपको सबूतों के साथ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज उन्होंने हमारे कैमरे पर एक बयान दिया जो इस पर मोहर लगाता दिख रहा है कि पप्पू यादव जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका सुरक्षा पाने का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। क्योंकि वो साफ शब्दों में कह रहे हैं, दोस्तों, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन क्या करेगा, किसके साथ क्या होगा, किसकी दुश्मनी किससे है। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। सुना आपने, उन्होंने कहा मुझे किसी से मतलब नहीं है। क्या निजी स्वार्थ ही है? दर्शकों, सुना आपने, आप समझे कि मैंने पप्पू यादव का ये बयान आपको क्यों सुनवाया। दर्शकों, पप्पू यादव के इसी बयान का मैं आज एक्सरे करूंगी और बताऊंगी यही वो बयान है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है, पप्पू यादव की पोल खोलता दिख रहा है। ये बता रहा है कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हर चीज, हर कमेंट, हर पोस्ट के पीछे राजनीतिक लाभ छिपा होता है। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। ये पप्पू यादव की जुबान से निकले अल्फाज हैं जो सीधे सीधे ये बयां कर दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्हें कुछ मायने रखता है तो वो खुद का निजी स्वार्थ है। सच बोलने के लिए कोई बाधा नहीं हो सकता और ना मैं किसी बाधाओं की परवाह करता हूँ। आप मुझे जानते हैं। मुझे किसी के निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कौन किससे दुश्मन है, कौन किसको दुश्मनी रखे हुआ है, कौन मार रहा है, कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको बैकअप दे रहा है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। किसको मारे वो सरकार जानेगी। यहाँ सवाल उठता है कि पप्पू यादव को अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि कोई किसी को मार डाले, तो उन्होंने ये ट्वीट आखिर किया ही क्यों था।
उनका ये ट्वीट 14 अक्टूबर का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताते हुए कहा था कि वो लॉरेंस नेटवर्क का अंत कर देंगे। लेकिन अभी 15 दिन ही बीते हैं और उनके बोल बदले से लग रहे हैं। लोग को तभी जब कोई घटना घटित होती है तो बड़ी निर्भीकता के साथ, सच्चाई के साथ मैं अपनी बात सदन में रख देता हूँ। मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया और वो ट्वीट देश से और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो इसे महज एक ट्वीट बता रहे हैं, लेकिन यही ट्वीट और उनका आज का बयान उनकी पोल खोलने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि जो पप्पू यादव चीख कर कह रहे थे कि लॉरेंस 2 टके का अपराधी है, उन पप्पू यादव ने लॉरेंस सलमान की दुश्मनी से पैर खींच लिए हैं। वो समझ गए हैं कि उन्होंने लॉरेंस से गलत पंगा ले लिया है, इसलिए वो अब साफ कह रहे हैं कि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। पप्पू जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस कबूलनामे के बाद भी पप्पू यादव खुद को निर्भीक बताने के लिए अलग-अलग उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो तमाम धमकियों के बावजूद जीशान से मिलने गए थे। दुनिया के 10 धमकी आने के बाद हम बम्बई गए थे, तब हम अपने भाई जीशान से मिले थे और वहाँ कोई सुरक्षा हमें नहीं थी। हम बम्बई के बाद आए बिहार। पप्पू यादव ने जब से ट्वीट किया है तभी से उनका अलग ही एजेंडा चल पड़ा है। समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव अपने अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पप्पू यादव के यू टर्न से एक ही बात समझ आ रही है कि वो सिर्फ सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते हैं। Z+ सिक्योरिटी पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी, पत्र लिखा, अपने दावों को सही बताने के लिए सरकार के सामने सबूत भी रखे, जिसमें व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट जो आप टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, हमने भी आपको दिखाए। 2 ऑडियो क्लिप भी हैं। इन ऑडियो में धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बता रहा है और पप्पू यादव को मारने की धमकी दे रहा है। सुनिए कैसे। ले सुन ले भाई की तरफ से, ये कच्चे चबा दिए ना 1 घंटे के, और अब गिनती चालू कर दे। ये ऑडियो क्लिप पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को सौंपी है। ये ऑडियो क्लिप दिखाकर वो दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिल रही है। लॉरेंस के गुर्गे उनके पीछे पड़े हैं, उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। इस बात को उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंपी चिट्ठी में भी लिखा है। एक गलती दे रही है, ऊपर से दिखा रहे कि भाई में गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन न उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक से मेरा खत्म। तो इन ऑडियो क्लिप के अलावा पप्पू यादव ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि उन्हें दुबई से भी धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाला लॉरेंस का गुर्गा था। इन सबूतों को देने के बाद अब पप्पू यादव के तेवर चढ़े हुए हैं। वो सुरक्षा न देने के मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। चिट्ठी यही लिखी, यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आप मानते हैं कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो जो सुरक्षा आप दिए हुए हैं उसको भी आप वापस कर लीजिए। मेरी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता की है, जनता ले लेगी। विपक्ष को और सच्चाई बोलने वाले के लिए कौन करता है? पप्पू यादव आप बैठा हुआ आके मार दो भैया। पप्पू यादव दिखा तो ऐसा रहे हैं कि वो शेर हैं, वो अकेले लड़ सकते हैं, मरने के लिए वो तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए साथ ही साथ सभी प्रपंच भी चलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये
ये वो सबूत हैं दर्शकों जो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के सामने रखे, गृह मंत्रालय के सामने पेश किए। लेकिन अब पप्पू यादव सरकार को धमकाने पर उतारू हो गए हैं, अपनी जान खतरे में होने का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो तो सुरक्षा की मांग कर ही चुके हैं। सुनिए। कोई व्यवस्था यदि पूरे देश के संविधान को चैलेंज कर दे और सरकार मौन रहे तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। कोई नागरिक हो, छोटा या बड़ा, कोई भी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि कोई ऐसी ताकत किसी को चैलेंज करके मारता है, इसका मतलब हमारा सरकार पंगु बन गया, हमारी सरकार कमजोर हो गई, हम झुक गए, या हम जो सत्ता में है उसको सुरक्षा देते हैं, जो सत्ता में है उसको हम क्रिमिनल नहीं मानते हैं। तो सुना आपने पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। आपको बता दूं, वाई सिक्योरिटी उनके पास है, लेकिन अब वो जेड सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि जेड सिक्योरिटी की मांग वो क्यों कर रहे हैं। पप्पू यादव को वाई श्रेणी सुरक्षा मिली हुई है। 8 जवानों का सुरक्षा घेरा वाई सिक्योरिटी में दिया जाता है। 1 से 2 कमांडो और पुलिसकर्मी इस वाई श्रेणी में रहते हैं। 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर भी उनके साथ रहते हैं। साथ ही इस श्रेणी की सुरक्षा में कई लोग शामिल रहते हैं। अब जेड सिक्योरिटी के बारे में समझ लीजिए। जेड प्लस के बाद सबसे सुरक्षित सिक्योरिटी मानी जाती है। कहा जाता है कि 6 एनएसजी कमांडो, पुलिसकर्मी समेत 22 जवान इसमें तैनात होते हैं। दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान भी इसमें दिए जाते हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी शामिल है, जिन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी हुई है। अब आपने ये दोनों ग्राफ समझने की कोशिश कीजिए। वाई सिक्योरिटी जो पहले से ही पप्पू यादव को मिली है, और जेड सिक्योरिटी जिसमें एनएसजी कमांडो होते हैं, 22 जवानों की सुरक्षा तैनाती बढ़ जाती है। और इस वजह से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको वाई सिक्योरिटी की जगह जेड सिक्योरिटी मिले, जिससे कि वो और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन यहाँ केवल पप्पू यादव ही नहीं, और भी ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों जो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी लॉरेंस का नाम लेकर खबरों में बने रहने की कोशिश करते हैं, तो कभी सलमान खान को धमकी देकर सुर्खियों का हिस्सा बन जाते हैं। दर्शकों, मानो कुछ लोगों ने धमकी देने को खेल बना लिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये कोई खेल नहीं है। जान से मारने की धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है। सभी की सुरक्षा की बात है और हर एक जान कीमती है। सलमान खान को कब कब धमकी मिली, अब ये भी आप समझ लीजिए। इसी वजह से सलमान खान बीते 2 साल से भारी सुरक्षा के बीच रह रहे हैं। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी दी है। 6 साल में 12 से ज्यादा बार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। इसी महीने की बात कर लेते हैं। 25 अक्टूबर को उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी सलमान को धमकी भरा कॉल मिला था, और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया था। अब उससे पहले आपको लिए चलते हैं, 14 अप्रैल की बात करते हैं। सुबह सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग होती है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी, और इस साल की शुरुआत में जनवरी में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर घुसने की, जाने की, पार करने की कोशिश की थी। तो लगातार ये खबरें और धमकियों का सिलसिला। दर्शकों, एक बार फिर वही हुआ है। मुंबई कंट्रोल रूम के पास फिर कॉल पहुंचा है। जी हां, फिर सलमान खान को, बॉलीवुड एक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई है।
मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को एक अनजान शख्स का मैसेज मिला। सूत्रों ने बताया मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। मैसेज करने वाले ने यह भी कहा कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सलमान खान को मार देगा। वर्ली पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी हाल ही में मुंबई कंट्रोल रूम को एक कॉल आई थी। धमकीबाज ने सलमान खान की जान बख्शने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। जांच शुरू हुई तो कॉल के फेक होने की पुष्टि हुई और एक बार फिर से ये कॉल। दर्शकों, इन धमकियों को फिर भी किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल जान का है। हर जान कीमती होती है और इस वजह से पुलिस प्रशासन ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और वाई सिक्योरिटी दी गई है। और अब दर्शकों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हमने आपको बताया कि किस तरीके से सलमान खान को धमकी दी जा रही है और मारने के बार-बार फोन कॉल्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सबसे बड़े त्योहार दीपावली की, जिसको लेकर एक तरफ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर नफरती गैंग एक्टिव है जो फिजाओं में नफरत घोलने का काम कर रहा है। बताएंगे आपको किस तरीके से लगातार भड़काऊ कमेंट्स, किस तरीके से लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बेशक हवा में प्रदूषण ज्यादा हो, लेकिन अब ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हिंदू त्योहार आते नहीं हैं कि नफरती फिजा में जहर घोलने वाली गैंग एक्टिव हो जाती है। सावन में कावड़ियों के खिलाफ थूक जिहाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, गणेश उत्सव तक पहुंचा। ये तस्वीरें उसी की देख रहे हैं, एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन यात्रा को टारगेट किया गया। इन नफरती कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी आ गया। कट्टरपंथी दिवाली के मौके पर जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। दिवाली पर कैसे जहर घोला जा रहा है ये भी आपको दिखाती हूं, और इसके लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। नवी मुंबई की एक सोसाइटी की है, जहां हिंदू परिवारों ने सोसाइटी को जगमगाना शुरू किया तो कुछ कट्टरपंथियों को परेशानी होने लगी। वो आर पार के मूड में आकर खड़े हो गए, हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकने लगे। बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि जिद मत करो, जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। और आके मत बात करिए, पहली बात आराम आप जितना चला रहे हैं ना, आराम के बाद चला रहे हैं ना, चलाना लाइट नहीं जलेगी, नहीं चलाना, लाइट नहीं जलेगी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। There is no festival in our society। तो हमारी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले ये जनाब सोसाइटी के कॉमन एरिया में भी दीपावली मनाने पर आपत्ति जता रहे थे। सोसाइटी की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इन कट्टरपंथियों पर तो आरोप यहाँ तक है कि पटाखा जलाने पर ये लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देखी। इधर तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी सरकार में दीपावली से ठीक पहले ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं जिसके कारण हिंदू त्योहार ना मना सके। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया
जिसे बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तेलंगाना में हिंदू विरोधी आदेश क्या आया है, बताते हैं आपको। लिखा हुआ है, हैदराबाद और सिकंदराबाद में 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। जुलूस, धरना, रैलियां और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई है, जबकि दीपावली जैसा बड़ा त्योहार है, इसके मुताबिक शांति और सभी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इसी उद्देश्य से ये प्रतिबंध लगाने का हवाला दिया गया है। 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से यह आदेश लागू किया गया, जो 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहा। एक तरफ ये नफरती कट्टरपंथी है जो हिंदू त्योहारों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, तो समझिएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प हुआ, अयोध्या में आज दीपोत्सव हुआ, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरी, वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि योगी की तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं, जो हिंदुओं को त्योहारों पर नए नए आदेश जारी कर तोहफे दे रहे हैं, उनका हर्ष, उनका उल्लास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वीडियो में आपने देखा जिसमें वो दीपक बना रहे हैं, ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लगातार उमंग से भरे ये चेहरे और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को खुशी दे सके और वो इस तरीके के त्योहार मना सके। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं किस तरीके से बड़ी सौगात दी गई है और क्या कुछ इस दौरान दीपावली पर देने की कोशिश की गई है। एक तरफ हमने आपको दिखाया कैसे कट्टरपंथी एक्टिव है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में दीपावली की 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई दर्शकों। इसके अलावा आपको बता दें 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली की छुट्टी का ऐलान किया गया। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मोहन यादव सरकार ने भी छुट्टी का ऐलान किया, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को डीए में 4% वृद्धि की घोषणा की गई। और राजस्थान में भजनलाल सरकार की ही बात करें तो यहाँ पर भी ऐलान छुट्टी का किया गया। 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। 30 अक्टूबर को कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया क्योंकि त्योहार है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खुशियां बांटने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर त्योहारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। 22 जनवरी 2024 की तारीख सनातन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। ये वो दिन था जब प्रभु श्री राम अपने घर वापस आए। ये वो तारीख थी जिसका इंतजार हर सनातनी को 500 सालों से था। वही दूसरी दिवाली आज रामलला के अयोध्या आगमन पर 28 लाख दीपों के साथ मनाई जा रही है। जहां सनातनियों के राम मंदिर आस्था का मुद्दा रहा, वहीं कई ऐसे सनातन विरोधी भी हैं जिनके लिए राम सियासी मुद्दा बन रहे। इंडी गठबंधन के नेता जहां पहले राम मंदिर बनने की तारीख पूछा करते थे, वहीं आज राम के नाम पर नए नए नैरेटिव गढ़ते हैं। ऐसे में सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए सनातन की राह में रोड़ा अटकाने से भी बाज नहीं आते। उन सनातन विरोधियों को सीएम योगी ने आज अयोध्या में रहते हुए कड़ा संदेश दे दिया है। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें क्या बढ़ी, विपक्ष के बेतुके बोल सामने आने लगे।
समाजवादी पार्टी अपने सांसद को अयोध्या का राजा बताने लगी। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सनातन का अपमान शुरू कर दिया गया। ये वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी। आज जब दीपोत्सव से सनातन की चमक और बड़ी है, तो सीएम योगी ने सपा को आड़े हाथ लिया। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। सीएम योगी जहां हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सपा एक बार फिर पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। सपा जानती है हिंदू जातियों में बटेगा तभी उनकी महफिल सजेगी। सपा की रणनीति को फेल करने के लिए सीएम योगी ने आज अयोध्या के लोगों से कहा कि माता सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था, वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अभी मिल्कीपुर सीट का फैसला होना बाकी है। ऐसे में हिंदुओं का एक होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही।